तो आज हम लोग बजट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बचे हुए थे उसकी चर्चा करेंगे। चूँकि कल के क्लास में कुछ व्यवधान भी हो गए थे तो उसको भी थोड़ा सा मैं आपको रिमेंबर दिला दूं कि कल हम लोगों ने बजट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट घाटा के संदर्भ में जो है उसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने राजस्व घाटा की बात की थी, हम लोगों ने प्रभावी राजस्व घाटा की बात की थी, राजकोषीय घाटा की बात की थी, प्राथमिक घाटा की बात की थी, बजटीय घाटा की बात की थी और मौद्रिक घाटा की बात की थी। आज हम लोग एक बेसिक चीज़ें और उसमें थोड़ा एडवांस भी चीज़ें है कि अगर अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा में वृद्धि होती है, राइट, तो राजकोषीय घाटा में वृद्धि, अब इसके संदर्भ में दो चीज़ें इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आपको समझनी है। एक तो कि क्या राजकोषीय घाटा में वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है या हानिकारक है ना। एक क्वेश्चन इस तरह से आप माइंड में रखिएगा कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। या क्या राजकोषीय घाटा में वृद्धि अर्थव्यवस्था में नकारात्मक भूमिका अदा करती है। इस संदर्भ में आप अपना मत प्रस्तुत करें, अपना पक्ष प्रस्तुत करें। और इस बात का मूल्यांकन जब आप करने जाओगे, ध्यान ये रखना है कि कल भी मैंने चर्चा किया था कल के क्लास में कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि हमेशा जो है नकारात्मक नहीं होता है, कई बार ये सकारात्मक भी होता है। तो एज ए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट आपको जब कभी भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो फिर आपको दोनों ही पहलुओं की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो जैसा कि हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं कि जो फिस्कल आपका डिफिसिट है, और फिस्कल डिफिसिट बहुत महत्वपूर्ण होता है। कल भी हमने आपको बताया था, एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि राजकोषीय घाटा किसको कहते हैं। तो राजकोषीय घाटा का मतलब क्या है कि सरकार के कुल जो घाटा है ना, और सरकार के कुल घाटा का मतलब क्या है कि सरकार के जो सार्वजनिक व्यय है जिसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत दोनों ही व्यय शामिल है की मात्रा सरकार के कुल सार्वजनिक आय से अधिक होगी तो उसको हम कुल सार्वजनिक घाटा कहते हैं। लेकिन कुल जो सार्वजनिक घाटा है उसकी भरपाई के लिए हम जितनी मात्रा में बाजार उधारी लेते हैं उसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। यानी सरकार अगर घाटे की बजट बनाती है, और जैसा कि हमने बताया भी आपको कि भारत में एक तरह से देखने को क्या मिल रहा है, और ये अभी की बात नहीं है, भारत में 1969 से ही डिफिसिट फाइनेंसिंग की अवधारणा बजट के संदर्भ में लागू की गई है ना। डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है घाटे की वित्त व्यवस्था, राइट। यानी सरकार घाटे का बजट प्रस्तुत करती है और फिर घाटे की भरपाई के लिए सरकार उधार लेती है, चाहे तो बाजार से उधारी लेगी या आरबीआई से उधारी लेगी, लेकिन उधार लेती है। राजकोषीय घाटे में इस बात को ध्यान में रखना है कि राजकोषीय घाटा में बाजार से उधारी लेते हैं, राइट। और बाजार से जब आप उधारी लेते हैं तो इसके दो पहलू है, दोनों ही पहलू को आपको ध्यान में रखना है कि इसके सकारात्मक पक्ष क्या है। यानी
क्वेश्चन को डील करना है कि राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था में विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, राइट। इसका मतलब हम क्या करें कि राजकोषीय घाटा का पॉजिटिव रोल है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो राजकोषीय घाटा का अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पॉजिटिव रोल कैसे हो सकता है, राइट। यानी ये अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव भूमिका कैसे अदा कर सकती है, राइट। आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि एक मैंने चर्चा किया था आधिक्य बजट, है ना। हमने बजट को डिफाइन जब कर रहा था और बजट के प्रकार के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, तो हमने चर्चा की थी आधिक्य बजट। आधिक्य बजट क्या होता है कि जब सरकार की कुल सार्वजनिक आय सरकार की कुल सार्वजनिक व्यय से अधिक होती है तो उसको हम आधिक्य बजट कहते हैं। और फिर हमने आपको बताया था कि आधिक्य बजट का प्रॉब्लम क्या होती है, राइट। तो अधिक जो बजट होगी उस अधिक बजट से मुद्रास्फीति तो नियंत्रित होती है, लेकिन सरकार के कल्याणकारी जो योजनाएं होते हैं, सरकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम होता है, उसमें वित्त की कमी होती है और उसका रफ्तार कम हो जाता है, जिससे गरीबी या रोजगार सृजन में बाधा आती है। तो सरकार इसलिए घाटे का बजट बनाती है, क्योंकि घाटे का जब बजट बनाते हैं तो हम अपनी आय से ज़्यादा निवेश करते हैं अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, राइट। और उस घाटे की बजट की भरपाई के लिए हम कह रहे हैं कि हम बाजार से उधारी लेते हैं, बाजार से लोन लेते हैं, वही हमारा राजकोषीय घाटा हुआ। तो राजकोषीय घाटा किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ध्यान ये रखना है कि अगर राजकोषीय घाटा में वृद्धि सरकार के पूंजीगत, ध्यान ये रखना है, पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हो रहा है, पहला लाइन ये लिखना है। क्योंकि कल भी मैंने समझाया था आपको कि जो राजस्व व्यय होता है वह गैर उत्पादक होता है, इसलिए अगर राजकोषीय घाटा में वृद्धि सरकार के पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हो रही है तो यह घाटा अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। इसलिए पहला लाइन क्या लिखोगे कि अगर राजकोषीय घाटा में वृद्धि सरकार के पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण होती है तो इस तरह की राजकोषीय घाटा में वृद्धि अर्थव्यवस्था में सकारात्मक भूमिका अदा करती है। कैसी सकारात्मक भूमिका अदा करती है? क्योंकि राजकोषीय घाटा से क्या होगा, इससे निवेश में वृद्धि होगी, पहला चीज। क्योंकि हम अगर राजकोषीय घाटा की भरपाई के लिए हम बाजार उधारी लेते हैं, बाजार से लोन लेते हैं, तो इस बाजार उधारी का प्रयोग जब हम निवेश करने के लिए करते हैं अर्थव्यवस्था में, हम अगर पूंजीगत निवेश करते हैं तो पूंजीगत निवेश करते हैं तो इस पूंजीगत निवेश से क्या क्या फ़ायदा होता है, तो इस पूंजीगत निवेश से क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में एक तो उत्पादकता में वृद्धि होती है। एकदम सिंपली तार्किक ढंग से आपको लिखते जाना है, उत्पादकता में वृद्धि होगी। और दूसरा क्या होगा, अगर हम इसका इस्तेमाल आधारभूत संरचना के विकास में कर रहे हैं, है ना, आधारभूत संरचना, जिस आधारभूत संरचना में दोनों ही ध्यान रखना है कि भौतिक आधारभूत संरचना, राइट, और सामाजिक आधारभूत संरचना, राइट, ये दोनों याद रखना है। और मैं कई बार आपको स्पष्ट मैंने किया है कि भौतिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत हम सड़क को लेते हैं,
वायुयान का विकास कर रहे हैं, जलयान का विकास कर रहे हैं। ये हमारा भौतिक आधारभूत संरचना है। और सामाजिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, राइट, ये सब चीज़ को लेते हैं। तो अगर हम उसका पूंजीगत निवेश करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में क्या होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है। और उत्पादकता में वृद्धि होगी तो ये ध्यान रखना है कि इससे क्या होगा, जीडीपी में वृद्धि होगी, राइट। और जीडीपी में वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा, ग्रोथ रेट, अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रेट है या जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है इसमें वृद्धि हो जाएगी, है ना। ऐसे आप धीरे से समझ जाइए आराम से। और जब जीडीपी के ग्रोथ रेट में वृद्धि होगी तो फिर क्या होगा, सरकार फिर इसके लाभ का यहाँ निवेश करेगी। तो लाभ का निवेश करेगी तो इससे क्या होगा, एक तरफ रोजगार में वृद्धि होगी, दूसरी तरफ गरीबी कम होगी, ठीक है, तीसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। इससे क्या होगा, कुशलता में वृद्धि होगी। कुशलता में जो वृद्धि होगी ये फिर उत्पादकता को बढ़ाएगा और उत्पादकता में बढ़ेगी तो फिर निवेश को बढ़ाएगा। और इस तरह से अर्थव्यवस्था में सकारात्मक उत्पादकता की वृद्धि का एक चक्र शुरू होता है जिससे आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि होती है, राइट। और इसीलिए राजकोषीय घाटा में वृद्धि जो है अगर वो नियंत्रित अवस्था में हो, है ना, कल भी मैंने बताया था कि अगर वो नियंत्रित अवस्था में हो तो यह सरकार और राज्य और समाज की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इसलिए ये तर्क देकर आप कह सकते हैं कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि आर्थिक विकास की गति को तीव्र करती है, राइट। इसलिए आप देखो कि हमेशा सरकार बजट घाटे का बनाती है। लॉजिक आप समझो, सरकार का आप छोड़ दो, आप घर में भी आप देखोगे, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाओगे तो कोई व्यक्ति जो है किसी की कम आय है लेकिन ज़्यादा निवेश कर रहा है, उत्पादक निवेश कर रहा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च ज़्यादा कर रहा और उसके बच्चे सक्सेस हो गए तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाती है। और जो पैसे बचा कर रखते हैं कि नहीं पैसा हमें जितना आय है उसी में रहना है, तो उसी तरह से जीते रहते हैं। आपको समाज में भी दिखाई देगा। ये रूल जो है आपको देश पर भी लागू होता है। दूसरी तरफ आपको यह नकारात्मक भी ध्यान में रखना है ना, केवल इसका सकारात्मक भूमिका ही नहीं है, इसकी भूमिका कुछ नकारात्मक भी है। और हम लोग को तो एक बात ध्यान रखना है कि जब हम लोग सिविल सेवा की तैयारी करते हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर जो आपके प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर प्रश्न क्या होता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, राइट। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन जब आप करने को पूछा जाता है तो उसमें तो स्वाभाविक रूप से आपके पास कुछ नेगेटिव उसके पॉइंट होनी चाहिए। और जब नेगेटिव पॉइंट होते हैं आप उसको बहुत बेहतर तरीके से आलोचना करते हो। और इकोनॉमिक्स तो पूरी तरह साइंस जैसा है। देखो आप इकोनॉमिक्स जब आप पे पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो कई बार आपको लगेगा कि इकोनॉमिक्स जो है हमें कम समझ में आ रही है, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक्स को आगे की ओर समझते हुए बढ़ते जाओगे वैसे आपको लगेगा कि इकोनॉमिक्स टोटली साइंस जैसा है। इसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री से कम मेहनत पड़ता है, ठीक है। लेकिन चूंकि शुरू में आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, तरीका नहीं पता होता है कि हम कैसे इसको डील करें, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। अब देखो नकारात्मक भूमिका में कैसे इसका इंट्रो लिखेंगे कि अगर राजकोषीय घाटा में वृद्धि
राजस्व व्यय में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण होती है, तो यह राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था में नकारात्मक भूमिका अदा कर सकती है। पहला पॉइंट मैं क्या कर रहा हूँ, राजस्व व्यय में अगर वृद्धि ज़्यादा होती है तो यह राजकोषीय घाटा जो है अर्थव्यवस्था में नकारात्मक भूमिका अदा कर सकती है, क्योंकि राजस्व व्यय सामान्यतः गैर उत्पादक होता है। क्लियर? अब देखो, अगर हम राजस्व व्यय में वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब कि अगर हम गैर उत्पादक व्यय में वृद्धि कर रहे हैं और ये गैर उत्पादक व्यय में वृद्धि की भरपाई कहाँ से कर रहे हैं? बाजार उधारी से, है ना। आप बाजार से लोन ले रहे हैं। जैसे कोई आदमी, उसकी आय ठीक नहीं है और लग्जरियस जीवन जीने का प्रतिरूप डेवलप कर लेता है कि मेरे पास 4 व्हीलर दिखाने के लिए होना चाहिए, ठीक है। अब उस व्यक्ति या उस फैमिली में देखो, ये जो लोग दिखावा कर रहे हैं जिससे हमारे घर की जो उत्पादकता नहीं बढ़ रही है, तो वो लोग फिर फंस जाता है उसमें। ठीक इसी तरह से ये फार्मूला देश पर भी लागू होता है कि गैर उत्पादक व्यय अगर आप बढ़ाते हैं, उससे उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है, और उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है तो उससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि बाजार उधारी जो होती है ये सरकार के देयता में वृद्धि करती है। ध्यान ये रखना है, देयता में वृद्धि करती है, क्योंकि हमें ब्याज भुगतान करना पड़ता है। तो ब्याज भुगतान भी करना पड़ेगा, हमारी देयता में वृद्धि भी होगी। तो जैसे जैसे सरकार की लायबिलिटीज बढ़ती जाती है, उसकी देयता में वृद्धि होती जाती है। उससे क्या होता है कि इस कारण से जो सरकार है, सरकार के साख, सरकार की जो क्रेडिट जो है उसमें कमी आती है। कैसे कि आप देखो कि अगर आप भारत के आर्थिक विकास को देखोगे तो एक बार 1991 में जो समय था, उस समय हमारे राजकोषीय घाटा में काफ़ी वृद्धि हो गई थी और चालू खाते का घाटा में भी वृद्धि हो गई थी, और उसके चलते बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या भी उत्पन्न हो गई थी। यानी हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया था कि जो हम आयात कर रहे थे उसको हम पे कर सकें, क्योंकि आयात को हमें पे करना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में। तो हमारी स्थिति ये हो गई थी और हमारी साख इतनी कमज़ोर हो गई थी कि आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे उस समय सोना भी, गोल्ड भी हमारा जो था वो गिरवी रखा गया था। उसके बाद जो सरकार आई, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, जब सरकार आई तो सरकार ये फेस कर रही थी, इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। और जब सरकार इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी तो सरकार ने बाजार उधारी बाहर से भी हम लेते हैं, तो सरकार ने लेने का प्रयास किया, लेकिन सरकार की साख इतनी कम थी कि लोग सरकार को अब उधार नहीं दे रहे थे। तब सरकार IMF में आवेदन की कि हमें सहायता दिया जाए, हम अपनी इस कंडीशन से बाहर निकले। जैसे अभी आप देखोगे पाकिस्तान की स्थिति, उसकी स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। 1 सालों से आप उसकी अर्थव्यवस्था को देखोगे तो इससे क्या होगा, आप ये रेफरेंस दे सकते हो। देखो, आपको लिखना है, मेंस लिखना है, तो मेंस लिखना है तो कंटेंट, आप एक जगह के कंटेंट को दूसरी जगह आप यूज़ करके और फिर लिख सकते हो। तो सरकार का क्रेडिट इससे कमज़ोर होता है। क्रेडिट कमज़ोर होगा तो फिर कोई आपको जो है वित्तीय सहायता नहीं देगा।
और तीसरा इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि ये क्राउडिंग आउट इससे बढ़ जाती है, बढ़ा देता है। कल हमने क्राउडिंग आउट ये जो शब्द है ये कई जगह लिखेंगे, इसलिए इसको फिर एक बार रिपीट करके मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में अगर सरकार ही लोन लेगी तो जो निजी क्षेत्र है, बाकी जो प्लेयर हैं, उनके लिए लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। और उनके लिए लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा तो इससे बाजार की जो स्थिति है, खास करके प्राइवेट जो सेक्टर जो भूमिका अदा करते हैं अर्थव्यवस्था में, क्योंकि उनके लोन भी महंगे हो जाएंगे और उनके लोन महंगे हो जाएंगे तो फिर उत्पादक जो व्यय है, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट बढ़ जाती है और कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उससे महंगाई में वृद्धि भी होती है, मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। तो यह एक तो क्राउडिंग आउट को बढ़ा देता है और क्राउडिंग आउट को बढ़ाता है तो इससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। ये बात ध्यान में रखना है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि अगर होगी तो ये पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि अगर मुद्रास्फीति में ज़्यादा वृद्धि हो गई तो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम नहीं है। तो अब अगर मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है और इसके कारण एक और चीज़ यहाँ पर सामने आता है कि सरकार ऋण जाल में फंस सकती है ना। देखो सरकार ऋण जाल में फंस सकती है, व्यक्ति भी ऋण जाल में फंस जाता है। ध्यान ये रखना है, ये व्यक्ति पर भी लागू होता है कि अगर आप ज़्यादा लोन लेंगे तो ज़्यादा ब्याज भुगतान करेंगे और आपका ऋण जाल में आप फंस जाएंगे। और जब ऋण जाल में जब फंस जाएंगे तो ये क्या करेगा, राजकोषीय दुष्चक्र की शुरुआत करती है ना। यहाँ से राजकोषीय जो दुष्चक्र होता है, राजकोषीय दुष्चक्र का मतलब क्या है कि इसी राजकोषीय घाटा में वृद्धि होगी। मतलब एक तो राजकोषीय घाटा में वृद्धि हमने यहाँ से शुरू किया कि किस तरह से अगर गैर उत्पादक व्यय आप लेकर के और ऐश मौज कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये कंडीशन उत्पन्न होगा तो अगली बार फिर राजकोषीय घाटा आपकी बढ़ गई, फिर आपने ऋण लिया, फिर उस पर ब्याज भुगतान किया, तो जैसे ही राजकोषीय घाटा में वृद्धि होगी फिर आपकी ऋण में वृद्धि हो गई और ऋण में वृद्धि हो गई तो ये दुष्चक्र फिर यहाँ से ऐसे शुरू हो जाता है, राइट। यानी एक ऐसा चक्र शुरू हो जाएगी अर्थव्यवस्था में कि आप उस चक्र से निकल नहीं पाएंगे। और यह कंडीशन जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही नकारात्मक होती है और हम लोग जो हैं इसको फेस किए हैं। देखो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इस अनुभव से गुजरी है। 90 का हमने आपको बताया है कि 1990 में जो स्थिति थी उस स्थिति में 3-4 इम्पॉर्टेंट पहलू हो गया था, जिसके अंतर्गत एक तो राजकोषीय घाटा हमारे पहले से ही 1969 से ही बढ़ती आ रही थी, क्योंकि हम घाटे की वित्त व्यवस्था को फॉलो कर रहे थे और घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत हम बाजार उधारी भी ले रहे थे और आरबीआई से भी लोन ले रहे थे। तो हमारी राजकोषीय घाटा भी बढ़ रही थी, राजस्व घाटा भी बढ़ रही थी। 1990 में खारिज युद्ध हो गया। खारिज युद्ध के बाद तेल पुल का घाटा, यानी जो हम डीजल पेट्रोल ये आयात करते हैं उसका घाटा बहुत बढ़ गया और इसके कारण क्या हुआ कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति भी खराब हो गई और हमारा तेल पुल घाटा, तेल इतना ज़्यादा महंगा हो गया था कि उसमें हम काफ़ी अपने विदेशी मुद्रा भंडार को खो दिए, क्योंकि
हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल का उत्पादन बहुत कम होता है और राजकोषीय घाटा फिर इतनी अधिक बढ़ गई कि हमको बाजार उधारी भी नहीं मिल रहा था। फिर हमने अपनी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार किया IMF के कहने पर, और जब हम लोगों ने संरचनात्मक सुधार किया तो धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था आगे की ओर बढ़ना शुरू हुई। और जब हमारी अर्थव्यवस्था आगे की ओर बढ़ना शुरू हुई तो जब सरकार की सेहत अच्छी हुई तो फिर सरकार ने राजकोषीय घाटा के संदर्भ में एक निर्णय लिया, है ना। तो कुल मिला के दो पहलू आपको ध्यान में रखना है कि एक कि राजकोषीय घाटा का सकारात्मक पहलू क्या है और दूसरा राजकोषीय घाटा का नकारात्मक पहलू क्या है। लेकिन फिर आपको क्या होता है कि आपको निष्कर्ष लिखना होता है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जब निष्कर्ष लिखते हैं तो निष्कर्ष को आप इस तरह से लिख सकते हो कि राजकोषीय घाटा का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव राजकोषीय घाटा की प्रकृति पर निर्भर करता है ना। इस लाइन को आप लिख लो कि राजकोषीय घाटा का अर्थव्यवस्था में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव राजकोषीय घाटा की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर राजकोषीय घाटा पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हो रही है जो कि उत्पादक व्यय होता है तो इस तरह की राजकोषीय घाटा आर्थिक विकास की गति को त्वरित करती है, जबकि राजकोषीय घाटा राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण अधिक हो रही है तो राजस्व व्यय जो है सामान्यतः गैर उत्पादक होता है। यह राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था में राजकोषीय दुष्चक्र को शुरू कर सकती है। इसलिए राजकोषीय घाटा के संदर्भ में हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि हो रही है तो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा में वृद्धि होनी चाहिए, तो वह अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है।